ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके। आज के हम मेजरली सेशन में आप लोगों को दोबारा जो है एक दफ़ा नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है और इसको गिटहब पे कैसे अपलोड करना है आप लोगों ने, और इसको वर्सल पे कैसे डिप्लॉय करना है, और ये सारी जो चीज़ें हैं बेसिकली एक क्विक रिवीजन होगी जो तक अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है, जितना भी अभी हमने क्लास में किया था या कहीं भी किया, क्लास के अंदर किया था, तो उन सबकी एक क्विक रिवीजन होगी। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ। ओके। अगर आपके सिस्टम में मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा, ठीक है। अगर तो आप फर्स्ट टाइम नोड जेएस को यूज़ कर रहे हैं, या अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो आपने सिंपल गूगल पे नोड जेएस लिखना है। आपने नोड जेएस के जो फर्स्ट लिंक होगा आपने उसे ओपन करना है। तो करंटली जो आपके पास नोड जेएस के दो वर्जन होते हैं, आपके पास एक एलटीएस होता है और एक आपके पास करंट होता है। और आपने जब भी डाउनलोड करना तो आपने हमेशा एलटीएस को ही डाउनलोड करना होता है। मे बी आपने नोड जेएस को पहले इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपके पास जो नोड का जो वर्जन होगा वो 18 पॉइंट समथिंग होगा। तो उसको आप क्या कर सकते हैं कि अगर तो आपने अपडेट करना है, अगर आपने लेटेस्ट पे करना है, तो आप दोबारा से इंस्टॉल कर लें, तो आपका जो नोड का वर्जन हो जाएगा लेटेस्ट हो जाएगा। अदरवाइज वो आपके पास ऑलरेडी रहेगा। ओके। अगर आपने सिस्टम में चेक करना है कि आपका जो नोड का वर्जन है वो अगर आपके पास वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप सबका मोस्टली सबका ही इंस्टॉल है, तो आपने सिंपल गूगल पे नोड -v लिखेंगे, तो अभी आपके पास जो करंट वर्जन है वो नोड का 20 पॉइंट, जैसे कि मेरे पास 20.9.0 जो कि लेटेस्ट ही है, और ये भी मेरे पास करंट वर्जन है। अगर तो आपके सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल हुआ है और आपको ये टर्मिनल के थ्रू आउटपुट नज़र आ रही है, तो फिर आपका जो है वो नोड जो है नोड वो बिल्कुल क्लियर हो रहा है इंस्टॉल। लेकिन अगर इसके साथ अगर आपने इसका जैसे ही आपने नोड इंस्टॉल करना है, साथ में आपने एमपीएम का वर्जन भी चेक करना है। अगर तो ये एमपीएम का अगर एमपीएम स्पेस -v लिखेंगे और आपके पास ये आउटपुट आती है कि जो स्पेसिफिकली आपको बताती है कि ये आपका एमपीएम का वर्जन है, तो आपके पास जो नोड और जो एमपीएम वो बिल्कुल सही से इंस्टॉल हुआ है। लेकिन इन केस अगर आपके पास किसी भी में भी कोई एरर आता है, मतलब आपके पास नोड -v में एरर आता है, या आपके पास एमपीएम -v के अंदर कोई भी एरर आता है, तो आपने क्या करना है कि आपने अगर तो आप विंडो यूजर्स हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने कंट्रोल पैनल में जाना है, वहाँ से अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम, वहाँ पे आपने जाना है और आपने जाके अपने प्रोग्राम को क्या नोड जेएस को क्या करना है, अनइंस्टॉल करना है। जब आप अनइंस्टॉल करते हैं तो वहाँ वहाँ पे वो कुछ चीज़ें आपसे पूछता है, जिसमें पूछता है कि आपने इसे कंप्लीट करना है या आपने पार्शल करना है, तो आपने कंप्लीट डिफॉल्ट करके उसे क्या करना है, अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, तो उसके बाद भी कुछ जो नोड के पैकेजेस वगैरह या जो कुछ नोड के जो होते हैं कुछ फोल्डर्स वगैरह जो कि हमारे सिस्टम में रहते हैं वो अनइंस्टॉल नहीं होते, तो उसको कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने लोकल विंडो डिस्क सी पे जाना है। सी के अंदर आपने यूजर्स को सिलेक्ट करना है। वहाँ पे आपकी जो फाइल्स होती हैं वो हिडन होती हैं, आपने अपनी हिडन फाइल्स को शो करना है। वहाँ पे लिखा होगा डॉट ऐप डाटा। ऐप डाटा में जाएंगे और ऐप डाटा के अंदर जाके आप सर्च करेंगे तो आपको एक एमपीएम का एक फोल्डर मिलेगा, ठीक है। आपने उसे भी डिलीट करना है अगर कहीं पे भी कोई एरर आता है। वो डिलीट करने के बाद आपने दोबारा नोड को इंस्टॉल करना है, और इस दफ़ा जब आप नोड को इंस्टॉल करेंगे तो मेक श्योर आपने क्या करना है कि जो नोड का जो चीज़ें हैं आपने वो आपने उनकी क्या करनी है, बिल्कुल जो हैं, लाइक कि आपने उसका जो नेक्स्ट है या इस तरह की जो चीज़ें जो भी नोड को नेक्स्ट करना है, और बिल्कुल आपने प्रॉपरली उसे क्या करना है, इंस्टॉल करना है। नोड इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास। तो मेरे पास अभी जो नोड का वर्जन है वो ये वाला है 20.9.0, और मेरे पास एमपीएम का वर्जन ये है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने गिटहब पे जाना है। ये बिल्कुल न्यू अकाउंट है, इस पर कोई अकाउंट नहीं बना हुआ अभी तक मेरा। मैं गिटहब पे जा रहा हूँ। गिटहब पे जाने के बाद बेसिकली गिटहब क्या होता है, गिटहब आपके पास एक प्लेटफॉर्म होता है, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो कि गिट की सर्विसेज होती हैं। गिट और गिटहब दोनों में डिफरेंस है। गिट बेसिकली हमारे पास क्या होता है, वो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करता है हमें, जो कि हमारे फाइल ट्रैकिंग या इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको ट्रैक करने के लिए जो गिट होता है वो हम उसको वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास क्या होता है, गिट। अगर जिनको आवाज़ नहीं आ रही, काइंडली ज्वाइन विद ऑडियो अपने सिस्टम्स के अकॉर्डिंगली, तो आपको ऑडियो की जो है वो आवाज़ आ जाएगी। मेरी आवाज़ क्लियर है वैसे बाकी सबको? कोई भी मैसेज पे मुझे बता दें। हेलो। मेरी आवाज़ क्लियर है सबको?
ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। तो बेसिकली आपने गिटहब पे जाना है। तो गिटहब के पास आपके पास एक क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हैं जो कि आपको प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आपने अपना जो कोड होता है, क्योंकि हम गिटहब को यूज़ करते हैं अपनी सर क्लाउड बेस्ड। गिटहब आप यूज़ कर लें, आप बिटबकेट को यूज़ कर लें, कुछ फ्री सर्विसेज होती हैं, कुछ पेड सर्विसेज होती हैं, दोनों अकाउंट्स के अंदर ही। तो हम मोस्टली गिटहब को यूज़ करते हैं। गिटहब पे आपने अकाउंट कैसे बनाना है? आपने गूगल पे सिंपल गिटहब सर्च करना है। गिटहब पे सर्च करने के बाद आपने अगर तो आपके पास जो है गिटहब का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपने क्या करना है, लॉगिन करना है। अगर इन केस आपके पास गिटहब का अकाउंट नहीं बना हुआ, देन आपने क्या करना है, साइन अप करना है। यहाँ पे आपके पास साइन इन का पेज है और यहाँ पे आपके पास साइन अप का पेज है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे साइन अप करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, @gmail.com। लेट मी वेरीफाई, यही ईमेल है। हाँ, यही ईमेल है। और मैं क्या कर रहा हूँ, साइन अप फॉर द गिटहब। मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो ये कुछ चीज़ें मुझसे पूछेगा जो कि मेरी रिक्वायर्ड होंगी इसको अकाउंट को साइन अप करने के लिए। आप कहीं पे भी कोई अकाउंट साइन अप करते हैं तो कुछ चीज़ें जो आपकी होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं। तो आपने जो जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो आपने इसे प्रोवाइड करनी है। ओके, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। वो कह रहा है कि आपकी यही ईमेल है? मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल मेरी यही ईमेल है। वो कह रहा है कि आप अपना पासवर्ड क्रिएट करें। मैंने यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर दिया। कह रहा है ओके, आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद कह रहा है कि आप यहाँ पे यूज़र नेम ले लें। मैं ऐसे कह देता हूँ नेक्स्ट स्टेज ही, मैं यूज़र नेम ले लेता हूँ। ठीक है, अभी मे बी ये मेरे पास क्या है, अवेलेबल है। अगर आपके पास कोई यूज़र नेम लिख रहे हैं, अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास क्या होता है कि वो आपको यहाँ पे वार्निंग मैसेज दे देते हैं और जिसमें मेंशन होता है कि आपके पास जो है वो अकाउंट अवेलेबल नहीं है। मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि वुड यू लाइक टू रिसीव अ प्रोडक्ट अपडेट अनाउंसमेंट विया ईमेल, कि आपको अगर हम भी अपनी प्रोडक्ट या इस तरह की जो सर्विसेज हैं, बेसिकली ये मार्केटिंग से रिलेटेड होती हैं चीज़ें। और अगर आप यहाँ पे यस या नो करेंगे तो वो क्या करेगा, अगर आप यस करेंगे तो आपको इनकी जितनी भी मार्केटिंग की नोटिफिकेशंस है वो आते रहेंगे। अगर आप नो करेंगे तो आपको मार्केटिंग के नोटिफिकेशंस जो है वो नहीं आएंगे। मैं इसे यस कर देता हूँ, सिंपल। हाँ, उसके बाद आपके वो करेगा कि आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। ओके, मैं वेरीफाई करता हूँ अपने अकाउंट को। और कोई वो मुझे पजल देगा या कुछ इस तरह की चीज़ें करेगा तो मैंने उसे क्या करना है, सबमिट करवाना है। वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने इसको इस तरफ करना है जो इसका फेस है। ओके, मैच द एंगल, ये मेरा एंगल मैच है और मैं इसे सबमिट करवा रहा हूँ। वन डन। तो मेरा अकाउंट क्या हो गया, यहाँ पे वेरीफाई हो गया। उसके बाद जैसे ही अकाउंट वेरीफाई होगा आपका, जो आपकी पजल है, आपने क्या करना है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्रिएट अकाउंट करेंगे तो आपका गिटहब के ऊपर क्या हो जाएगा, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अभी क्रिएट हुआ है लेकिन अभी आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, मैं अपनी जीमेल पे जाता हूँ, इसी अकाउंट की जीमेल पे। जी। तो मुझे गिटहब की तरफ से क्या होगा, एक ईमेल आई होगी जिसके अंदर आपका वेरिफिकेशन कोड होगा। क्योंकि मैं कोड को कॉपी कर रहा हूँ, मैं कोड को यहाँ से कॉपी करूँगा, Ctrl+C, और अपने यहाँ पे जाके मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। ओके, ये वाई इज नॉट, ओके, 76733520। तो मेरा अकाउंट क्या हो गया, ये वेरीफाई करेगा। उसके बाद ये मुझसे कुछ चीज़ें पूछेगा कि आप ये अपनी टीम्स के साथ यूज़ करना चाह रहे हैं या आप इसे पर्सनली यूज़ करना है। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, जस्ट मी, आर यू अ स्टूडेंट और टीचर, आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ और मैं इसे कंटिन्यू कर दूंगा। जैसे ही मैं कंटिन्यू करूंगा आपने इस पे कंटिन्यू कर देना है। किसी भी चेक बॉक्स को अगर आपने करना है तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं करना तो हम इसे नहीं करेंगे। तो यहाँ से आपके गिटहब के दो प्लान्स पूछते हैं आपसे कि आपने बेसिकली गिटहब को पेड अकाउंट यूज़ करना है या आपने उसका फ्री वाला अकाउंट यूज़ करना है। तो हम उसे कंटिन्यू फॉर द फ्री, हम क्या करेंगे, इसे फ्री यूज़ करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, गिटहब के ऊपर एक एक डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा जो कि आपका एक अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ है। अभी हमने क्या किया, नोड जेएस को इंस्टॉल किया, वो उसकी इंस्टॉलेशन देखी है। उसके बाद हमने गिटहब के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, हमने उसकी इंस्टॉलेशन देखी है, मतलब कैसे करना है।
अभी हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट क्रिएट किया है, लेकिन अपने सिस्टम के अंदर अभी हमने गिट को इंस्टॉल नहीं किया। ठीक है। तो गिट को इंस्टॉल करने के लिए आपने क्या लिखना है, सिंपल गिट बैश। आपने अपने गूगल के ऊपर गिट बैश पे लिखना है अपने गूगल पे, और आपके पास फर्स्ट लिंक आ जाएगा गिट बैश का। आप जैसे ही ओपन करेंगे तो जो भी आपका करंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे आप मैक यूज़र हैं या विंडो यूज़र हैं या लिनक्स यूज़र हैं, तो आपने डाउनलोड फॉर मैक, इस आइकॉन का स्क्रीन के ऊपर आपके पास यहाँ पे डाउनलोड का बटन होता है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, चीज़ें डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। अगर इन केस अगर वो खुद से डाउनलोड नहीं हो रही, क्योंकि इसे टाइम लगता है, तो आप वो क्या कर सकते हैं, इसे पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं, क्योंकि मैक है तो मैक के अंदर वो मुझे बता रहा है कि इसको इंस्टॉल करने के लिए आपके पास डिफरेंट जो है वो वेज होते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। इसे इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने सिस्टम के अंदर भी गिट को वेरीफाई करना है, और आपने गिट माइनस वी लिखना है, तो वो आपको बता देगा कि आपके सिस्टम के अंदर जो गिट का वर्जन है वो आपके पास कौन सा है। मे बी आपने कोई टर्मिनल ओपन किया हुआ है और उस टर्मिनल के ऊपर आपकी आउटपुट नहीं आती, तो आपने क्या करना है, इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपने नया टर्मिनल ओपन करना है, क्योंकि जब आप एक टर्मिनल ओपन करते हैं तो वो आपकी विंडो के साथ, बाइनरी के साथ वो क्या होता है, सिंक नहीं होता, उसमें जो चेंजेस होती हैं वो नहीं आती। तो आपने अपना टर्मिनल क्लोज करना है। टर्मिनल क्लोज करने के बाद आपने उसे क्या करना है कि वेरीफाई कर लेना है, और उसके बाद आपने जितने भी पैकेजेस हैं, जैसे कि गिट माइनस वी है, तो आपने इसे गिट माइनस वी को आपने वेरीफाई कर लेना। उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेप है, आपने, अब आपको आईडी चाहिए। आईडी बेसिकली आपके पास एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, जो कि आपको प्रोवाइड करता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके अंदर रहते हुए आप अपना कोड क्या कर सकते हैं, सारा कोड करते हैं, और उसके बाद अपनी जो चेंजेस वगैरह इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आप उसमें लिख सकते हैं। तो हम अपने थ्रू आउट द कोर्स, जैसे कि ऐसे डिस्कशन भी हुई थी, तो हमने क्या किया था कि ऐसा चाहिए, मतलब हमने वी एस कोड को ही यूज़ किया था, लेकिन इन केस अगर किसी का वी एस कोड अभी भी इंस्टॉल नहीं है तो आपने वी एस कोड लिखना है। इसी तरह जैसे आप वी एस कोड की वो क्या कहते हैं कि आप जैसे ही उस पे ब्राउज़र पे जाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे आपका वो मैक यूज़र है या आप विंडो यूज़र है, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे डाउनलोड का बटन दबाएगा, और आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम के अंदर वी एस कोड भी इंस्टॉल हो जाएगा। एक इंस्टॉलर होता है, आप उस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट 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 करते जाएंगे, और डिफ़ॉल्ट आपसे कुछ चीज़ें पूछते हैं तो आपने हमेशा डिफ़ॉल्ट चीज़ें ही वो नेक्स्ट नेक्स्ट करनी होती हैं और चेक करनी होती हैं, या आपने उसकी जो प्राइवेसी होती है उसे एक्सेप्ट करना होता है। तो आपके सिस्टम्स के अंदर भी वी एस कोड क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये सारी बेसिक्स चीज़ें जो आपने इंस्टॉल करनी है। उसके बाद जैसे ही आपने गिट हब को इंस्टॉल किया है, ठीक है, अभी आपने क्या किया है, गिट हब को यहाँ पे इंस्टॉल किया है, मतलब आपने गिट हब पे अकाउंट क्रिएट किया, आपने गिट बैश को भी आपने क्या किया है, अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया। लेकिन गिट बैश इस तरह काम नहीं करता होता। तो आपने क्या करना है कि जैसे ही आपने सारी चीज़ें इंस्टॉल कर ली, अब आपने अपने सिस्टम्स के अंदर आपने अपना गिट का यूज़र नेम और आपने ईमेल सेंड करनी होती है। तो आप यहाँ पे सिंपल गूगल पे सर्च करेंगे गिट कन्फिग और गिट कन्फिग यूज़र नेम। ठीक है, आप जैसे गिट कन्फिग पे लिखेंगे तो वो आपको ये कह रहा है सेटिंग योर यूज़र नेम इन गिट हब। आपने इस लिंक पे क्लिक करना है, तो आपने इस कमांड को क्या करना है, कॉपी करना है। इस कमांड पे लिखा हुआ है गिट कन्फिग ग्लोबल यूजर डॉट नेम। आपने ये इस कमांड को एज इट इज कॉपी करना है, और इस कमांड को मैं यहाँ पे अगर आपके टर्मिनल पे पेस्ट करूंगा, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपना जो ग्लोबल नेम है वो क्या कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास जो मेरा ग्लोबल नेम है सिस्टम के अंदर वो मेरे पास है जहाँ से तैयब। तो मैंने अपना क्या किया है, गिट कन्फिग ग्लोबल यूजर डॉट नेम, मैंने अपने कन्फिगर के अंदर मैंने अपना गिट का एक यूजर नेम क्या किया, सेट किया है। बेसिकली यूजर नेम क्या होता है कि जब भी आप कोई कमिट करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना कोई पुराना टर्मिनल खोलूँ और मैं यहाँ पे गिटहब पे जाऊँ जो कि मेरा अकाउंट है, या मैं वी एस कोड भी ओपन करता हूँ, तो जैसे आप किसी भी गिटहब पे जाते हैं या कहीं भी आप क्या करते हैं, अकाउंट को क्रिएट करते हैं, तो आपने अपना नेम बताना होता है कि भाई मेरा ये नेम है, कि इस पर्सन ने क्या किया, कमिट किया, इस पर्सन ने क्या किया, मैसेज किया। आपने कोई भी कमिट मैसेज किया होता है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि आपने ये चीज़ें आ, ये आपकी जो हैं मैसेजेस हैं। ओके, जैसे कि मेरे पास अभी एक टर्मिनल ओपन होगा, जैसे कि मेरे पास मैं ये वाला टर्मिनल ही ओपन कर लेता हूँ जिसमें अंदर कोड कर रहे हैं। तो मैं किसी भी लाइन पे जाऊंगा तो यहाँ पे अगर आप इसके होवर के ऊपर देखें तो मुझे क्या करेगा, क्योंकि मेरे पास ये भी कोड अभी रन नहीं हुआ,
तो VS कोड के अंदर ही मेरे पास डिफरेंट कोड नेक्स्ट का एक प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ हुआ कोड है, और मैं इसकी कोई भी फाइल ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि ये वाली फाइल है। ये इसे सिंक होने में टाइम लगता है टर्मिनल्स को। मैं बाकी टर्मिनल्स जो है वो क्लोज कर देता हूँ। API is management। ये तो फर्स्ट टाइम आप कोड ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे नहीं है। अगर मेरा भी अकाउंट सिंक हो गया तो यहाँ पे देखें, मैं किसी भी लाइन पे अगर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखें नबील जुबैर, मेरे पास हमारे साथ एक डेवलपर है, उसका नाम नबील जुबैर है, उसने ये कमिट किया है। इस लाइन को जो कमिट किया है वो अरसलान ने किया है, इस लाइन को जो कमिट किया है ये भी अरसलान ने किया है, ये वाली जो कमांड ये भी कमिट अरसलान ने किया है। कैल्टन है, मोहम्मद अरसलान है, अरसलान। इस तरह जब आप कमिट गिट के ऊपर नेम सेट करते हैं तो कहीं भी आप कोई कमिट मैसेज करते हैं, कोई भी चीज़ आप कहीं पे ऐड करते हैं, तो आपके कमिट के अंदर क्या होता है कि आपका नेम जो होता है वो स्पेसिफाई होता है। जैसे कि अब मैं लॉगिन हूँ तो यहाँ पे यू लिखा हुआ आ रहा है कि आपने इस मैसेज को क्या किया, कमिट किया हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो इस वजह से आप अपने सिस्टम्स के अंदर आपने सबसे पहले वेरीफाई करना होता है अपना ग्लोबल नेम। उसके बाद आपने क्या करना है, तो आपने अपना नेम को वेरीफाई करना है कि आपका जो नेम है वो सेट हुआ है कि नहीं हुआ। तो आप क्या करते हैं, सिंपल अपने टर्मिनल पे जाएं और गिट कन्फिग लिखें और ग्लोबल यूजर डॉट नेम। तो यहाँ पे आपको वो आपके टर्मिनल पे दिखा देगा कि आपने इस जो ग्लोबल नेम है आपका कमिट के ऊपर वो ये जाएगा। क्योंकि मैं जब भी कमिट करूंगा, जब भी मैं कोड पुश करूंगा, तो क्या होगा कि आपका वो जो नेम है वो आपका मैसेज जो होगा वो यहाँ पे मैसेज करेगा। उसके बाद जैसे ही आपने नेम सेट करना है, नेम सेट करने के बाद आपके पास होती है कि आपने अपना ईमेल सेट करनी होती है। जैसे कि यहाँ पे यूज़र नेम लिखा हुआ है, इसी तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दोनों चीज़ें साथ ही आती हैं, यूज़र नेम एंड ईमेल दोनों चीज़ें ही साथ आती हैं। ओके, जैसे कि मैं अगर इसे ओपन कर लूँ दोबारा, ओके, इसी मैसेज को हम लेके चलते हैं। तो ये आपके पास यूज़र नेम होता है, तो इसके साथ आपने सिंपल क्या लिखना होता है, आपने यहाँ पे यूज़र डॉट ई मेल, कि आपकी जो ईमेल है कि आपने किस ईमेल से क्या करना है, कमिट करना है। तो आपने यहाँ पे ईमेल वो प्रोवाइड करनी है जो जिस ईमेल से आपने अपने गिटहब का अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। जैसे कि मैंने अभी गिटहब का यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया है, तो यहाँ पे अगर मुझे ईमेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो मुझे यहाँ पे जो नेक्स्ट टेल की ईमेल थी वो मुझे वो वाली प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अदरवाइज मेरे पास आप कोई भी ईमेल वैसे दे सकते हैं, लेकिन फिर जिस डिफरेंट ईमेल्स आपके पास होती हैं तो उसका वो एक ट्रैक नहीं रहता। तो मेरे पास ये चीज़ें मुझे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट की हुई हैं, तो मैं यहाँ पे अगर सर्च करूँ, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लियर, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट config, के git config, git config global। ओके, मैंने आपको नेम दिखाया था, मैं इसी तरह ईमेल दिखा देता हूँ। तो मेरे पास जो सिस्टम में मेरी जो ग्लोबल ईमेल है वो मेरे पास jtayyib204 की है। तो इसी तरह मेरी ईमेल क्या हो जाएगी, वो सेट हो जाएगी। ये चीज़ें सेट करने के बाद आपके सिस्टम में नोड.js भी इंस्टॉल हो गया है, आपने अपना गिटहब पे अकाउंट भी बना लिया और आपने अपने सिस्टम्स के अंदर गिट को भी इंस्टॉल कर लिया। क्योंकि गिटहब पे अकाउंट बनाने से आपकी जो चीज़ें होती है वो गिट पे कभी भी अपलोड नहीं होती हैं, आपको अपने सिस्टम्स के अंदर गिट को इंस्टॉल करना पड़ता है। गिट और गिटहब दोनों चीज़ें डिफरेंट है। गिटहब आपके पास एक क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है जो कि आपको गिट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है फाइल मैनेजमेंट के लिए, और जो गिट होता है वो आपके आपके सिस्टम्स के अंदर लोकल आपकी फाइल्स की जितनी भी चेंजेस होती हैं उनको क्या करता है, वो ट्रैक करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था, आपने जाना है नेक्स्ट डॉट जे पे। आप नेक्स्ट डॉट जे पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास एक नेक्स्ट है, और यहाँ पे अगर आप बाय डिफॉल्ट भी देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेक्स्ट डॉट जे एस बाय वर्सल द रिएक्ट फ्रेमवर्क। रिएक्ट नेक्स्ट जेएस इज ओपन सोर्स एंड वेब डेवलपमेंट। अगर मैं इसे जूम भी करूँ तो नेक्स्ट जेएस इज एन ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क क्रिएटेड बाय द प्राइवेट कंपनी वर्सल, जो वर्सल ने बनाया हुआ है। और ये आपके पास क्या है, रिएक्ट बेस एप्लीकेशन है विद सर्वर साइड रेंडरिंग एंड स्टैटिक वेबसाइट जनरेशन। तो ये आपके पास क्या है, रिएक्ट का एक फ्रेमवर्क है। ओके, तो हम यहाँ पे पहले सर्च कर लेते हैं कि व्हाट इज रिएक्ट। क्या आप लोगों को रिएक्ट का भी नहीं पता? तो
तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि किसी को भी नहीं पता, हम यहाँ पे सर्च कर देते हैं व्हाट इज रिएक्ट। जो चीज़ आपने पढ़ी आप उस चीज़ को सर्च करें तो आपको उसका जो है आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्ट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। यहाँ पे मेंशन है कि रिएक्ट इज अ फ्री ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट, मतलब कि फ्रंट एंड की एक जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, जो कि लाइब्रेरी है। जबकि नेक्स्ट जेएस क्या है, इज अ ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, द रिएक्ट फ्रेमवर्क। और ये किसका फ्रेमवर्क है, एक रिएक्ट का फ्रेमवर्क है। यहाँ पे भी मेंशन लिखा हुआ है द रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपर्स। ओके और यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर इसको स्टडी करें तो नेक्स्ट जेएस इनेबल्स यू क्रिएट अ फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बाय एक्सपेंडिंग लेटेस्ट रिएक्ट फीचर्स एंड इंटीग्रेटिंग पावरफुल रस्ट बेस्ड जावास्क्रिप्ट टूलिंग फॉर द फास्टेस्ट बिल्ड। और यहाँ पे आपने बताया हुआ कि नेक्स्ट के जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं, उसमें जो उसने फीचर्स बताए हैं कि बिल्डिंग ऑप्टिमाइजेशन है, डायनेमिक एचटीएमएल स्ट्रीमिंग है हमारे पास, रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स एंड डाटा फैचिंग का इसका जो है फीचर है, सीएसएस सपोर्ट करती है ये चीज़, क्लाइंट एंड सर्वर साइड रेंडरिंग है, उसके बाद नोड एंड एज इन्वायरमेंट एंड सबको हम इंशाल्लाह क्लासेस में करेंगे, राउट हैंडलर्स हैं, एडवांस नेस्टेड लेआउट्स हैं आपके पास, और आपके पास क्या है मिडल वेयर्स हैं। ये नेक्स्ट की क्या है फीचर्स हैं। अब आपने नेक्स्ट का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, जो कि आपका स्टेप 01 भी है। तो आपने सिंपल नेक्स्ट JS.org पे जाना है आपने, मैंने यहाँ पे सर्च किया सिंपल next.js, फर्स्ट लिंक है मेरे पास नेक्स्ट वर्सल। और यहाँ पे आपके पास एक कमांड लिखी होगी npx create next app latest। आपने इस कमांड को क्या करना है, कॉपी करना है एज इट इज। जैसे आप इसे कॉपी करेंगे आपने अपने टर्मिनल में आना है, और टर्मिनल में आने के बाद जहां पे आपने अपना प्रोजेक्ट क्या करना है, क्रिएट करना है। अभी मेरे पास जब आप बाय डिफॉल्ट आप टर्मिनल ओपन करते हैं फर्स्ट टाइम, तो वो आपका सी ड्राइव के अंदर या विंडो डायरेक्टरी के अंदर ओपन होता है। अब आपने जो प्रोजेक्ट है वो आपने डेस्कटॉप पे क्रिएट करना है, आपने डी ड्राइव पे क्रिएट करना है, या आपने ई ड्राइव पे क्रिएट करना है। इट्स अप टू यू कि वो आपने जहाँ पे क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आप उसके अपने डिजायर प्रोजेक्ट को कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ड्राइव बनाई हुई है प्रैक्टिस के नाम से, मैं उस फोल्डर में प्रैक्टिस नेविगेट करूंगा, सीडी। सीडी का मतलब होता है कि चेंज डायरेक्टरी, और आगे आप उस डायरेक्टरी का नाम लिखते हैं, उस फोल्डर का नाम लिखते हैं जिस फोल्डर में आपने जाना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CD प्रैक्टिस, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस कमांड को जो मैंने वहां से कॉपी की है उस कमांड को मैं यहाँ पे एज इट इज क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं ये कमांड पेस्ट करूंगा तो ये कमांड कुछ चीजें मुझसे रिक्वायर करेगी। अगर तो आप फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट जेएस को यूज कर रहे हैं या उसका प्रोजेक्ट क्रिएट करने की ट्राई कर रहे हैं, तो मे बी ये कुछ चीजें आपको ये ट्राई करने की ऑप्शन ना दे, वो आपको ये एरर दे कि मे बी npx इज नॉट कमांड फाउंड, और इस तरह के एरर्स उसके पास आए, क्योंकि मेरे पास नहीं आ रहे लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स के पास आते हैं। तो उससे बचने के लिए आपने क्या करना है कि आपने अपने सिस्टम्स के अंदर, मैं एक नया एक टर्मिनल ओपन करता हूँ। अगर आपके पास ये कमांड एरर देती है तो आपने अपने टर्मिनल में आना है, और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, npm i-g npm। आपने npm i करके -g npm को ही दोबारा क्या करना है, पैकेज को ग्लोबली इंस्टॉल कर लेना है कि आपके सिस्टम पे जब भी आप npm की कमांड को रन करें तो आपके पास ये पैकेज आपको लेटेस्ट मिले, क्योंकि npx की जो कमांड्स होती हैं वो npm के साथ चलती हैं। हमने npx की कमांड भी क्रिएट की हुई है। तो अभी जो नेक्स्ट का जो लास्ट टाइम हमने क्लास में यूज़ किया था तब जो नेक्स्ट का वर्जन था वो 13 था, लेकिन अब जो नेक्स्ट का वर्जन है वो आपके पास 14.0.1 है। तो मुझसे पूछ रहा है कि भाई आप जो नेक्स्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हो तो उसमें आपने ये वाला ऑप्शन को प्रोसीड करना है कि नहीं करना। मैं कह रहा हूँ कि यस आपने इसको करना है। उसके बाद ये कमांड्स आपसे कुछ क्वेश्चंस करेगी, व्हाट इज योर प्रोजेक्ट नेम। तो यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट नेम को डिफाइन करना है, लेकिन प्रोजेक्ट नेम को डिफाइन करते हुए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, मैं आपको यहाँ पे वेरीफाई कर देता हूँ कि आप जैसे ही प्रोजेक्ट नेम करेंगे तो आपके पास एरर आएगा। जैसे कि अभी अभी मैंने एक रैंडम प्रोजेक्ट नेम लिखा तो मेरे पास एरर आ रहा है, वो मुझे ये कह रहा है कि इनवैलिड प्रोजेक्ट नेम, नेम कैन नॉट लॉन्गर कंटेन कैपिटल लेटर्स, कि आपके प्रोजेक्ट नेम के अंदर कभी भी कोई कैपिटल लेटर नहीं आ सकता। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पी जो है वो कैपिटल लेटर है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे वेरीफाई किया कि पी कैपिटल है, तो मेरे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो जैसे मैं इसको ठीक करूंगा, जैसे कि नेक्स्ट 14 में कर देता हूँ, नेक्स्ट 14, और मैं इसे कह देता हूँ कि मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, एंटर करूंगा तो ये मुझे क्या करने देगा, मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट करने देगा, नेम मेरा उसका डिफाइन करने देगा। क्यों डिफाइन करने देगा, क्योंकि मैंने उसके जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल की। उसके बाद आपने जब भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, वुड यू लाइक टू यूज टाइपस्क्रिप्ट, हमने टाइपस्क्रिप्ट को स्टडी किया हुआ है।
टाइपस्क्रिप्ट को स्टडी करने की रीज़न यही थी कि क्योंकि हमने आगे जितना भी काम आगे करना है वो हमें टाइपस्क्रिप्ट में करना है Q2 के अंदर, और मे भी उसके बाद हम Q3 में पाइथन वगैरह इस तरह की चीज़ों को यूज़ करेंगे, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट आपकी अल्टीमेटली थ्रू आउट द बूट कैम्प चलेगी। तो आपने जब भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, आपने वुड यू लाइक टू यूज टाइपस्क्रिप्ट, आपने टाइपस्क्रिप्ट को यस करना है हमेशा। उसके बाद आपके पास क्या था, वुड यू लाइक टू यूज ESLint। आपने लेफ्ट राइट एरो से की आप जो पोजीशनिंग है आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट लेफ्ट एरो दबाएंगे तो वो नो पे चला जाएगा, अगर आप राइट एरो दबाएंगे तो आपके यस पे आ जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट मे बी सबके पास ये नो पे आए, लेकिन अगर आप इसको एक दफ़ा मूव करके सेव कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम हमेशा ये यस पे ही आएगा। तो ESLint, बेसिकली ESLint क्या होता है, आपके पास कुछ कोडिंग के स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, और उन रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, एक अपना कोड क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो हम वो भी यूज करेंगे। उसके बाद क्या है, वुड यू लाइक टू टेलवेंट CSS। सिंपल CSS आप सबको पता है कि आप HTML के अंदर CSS को हम यूज करते हैं कि वो आपके पास स्टाइलिंग के लिए यूज होती है। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कि व्हाट इज टेलवेंट CSS। भी मेरे पास टेलवेंट CSS का मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि टेलवेंट CSS इज अ यूटिलिटी फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क। ये भी एक फ्रेमवर्क है, लेकिन किसका फ्रेमवर्क है, CSS का फ्रेमवर्क है। पैक्ड विद द क्लासेस, जो कि क्लासेस के साथ काम करता है, लाइक फ्लेक्स। अगर आपने फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज यूज करें तो आप फ्लेक्स को यूज करते हैं। अगर आपने मार्जिन टॉप को यूज करना है तो आप फोर, अगर आप टेक्स्ट सेंटर को अगर आपने यूज करना है तो आप ये चीजें। तो इससे क्या होता है कि आपको यहाँ पे सारी क्लासेस मिली। यहाँ पे इसने एग्जांपल भी दी हुई है, जैसे कि ये फिगर है और एक HTML का टैग है, इसमें यहाँ पे BG बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, इमेज दी हुई है, div दिया हुआ है, और यहाँ पे जैसे वो चीजें लिखता जा रहा है तो जैसे कोई क्लास अप्लाई होती है, देखिए उसका जो कलर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि उसने टेक्स्ट सेंटर किया तो आपके पास टेक्स्ट सेंटर में चला गया। जैसे उसने बैकग्राउंड कलर मार्जिन टॉप दिया है, पैडिंग वगैरह दी, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो डिफरेंट क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, जो कि उसे लग रहा है कि ये क्लास लगनी चाहिए। तो जैसे ही कोई क्लास लगाता है उसका जो इफेक्ट होता है वो आपके कार्ड के ऊपर क्या होता है, आपको विजिबल नजर आता है, उसी वक्त आपको वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो यहाँ पे आपको प्लेन क्लासेस मतलब को आपको खुद से कस्टम CSS लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई मार्जिन ये होगा ये होगा। आप क्या करते हैं कि बिल्डिंग क्लासेस को यूज करते हैं, और बिल्डिंग क्लासेस को यूज करते हुए आप क्या करते हैं, अपनी CSS को अप्लाई करते हैं। ये बहुत आसान है। शुरू में लगता है कि मुझे याद नहीं होगी, लेकिन जब आप गो थ्रू करते हैं वक्त के साथ तो टेलविंड के साथ आपको UI बनाना ज़्यादा आसान होती है एज कम्पेयर टू अदर फ्रेमवर्क्स। ओके, सो मैं इसे क्या करूंगा, यस करूंगा। उसके बाद आपने SRC डायरेक्टरी करनी है, वुड यू लाइक टू यूज SRC डायरेक्टरी। तो हम इसमें क्या करेंगे, SRC डायरेक्टरी को ही यूज करेंगे, क्योंकि SRC अगर आप नो करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस वजह से नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको बाद में सारी चीजें को रीस्ट्रक्चर्स करना पड़ेगा। तो SRC क्या होता है कि आपके पास एक फोल्डर होगा SRC के नाम से, उस SRC फोल्डर के अंदर ही सारी की सारी क्या होंगी, चेंजेस होंगी। आपने वो सारी की सारी चेंजेस SRC फोल्डर के अंदर ही करनी है। तो मैं SRC डायरेक्टरी को यस करूंगा। उसके बाद वुड यू लाइक टू यूज ऐप राउटर। अब ऐप राउटर क्या है, बेसिकली जो नेक्स्ट जेएस है, नेक्स्ट जेएस के अंदर दो तरह की रेंडरिंग जो होती है वो सपोर्ट होती है। एक आपके पास होती है यूजिंग ऐप राउटर, और एक आपके पास होती है यूजिंग पेज राउटर। तो जब आप एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहे हैं तो देन आपने मेक श्योर करना है कि आपने अपनी एप्लीकेशन को किससे करना है, ऐप राउटर के साथ ही क्या करना है, क्रिएट करना है। अगर आप वहाँ पे इसको ऐप राउटर को नो कर देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन का जो सिंटैक्स होगा वो डिफरेंट होगा, और जो चीज़ें हम क्लास में पढ़ेंगे वो आपकी एप्लीकेशन के साथ कंपेटिबल नहीं होगी, क्योंकि जो हमने फीचर्स पढ़ने हैं वो हमने ऐप राउटर के ही पढ़ने हैं, और ये रिकमेंडेड है, और हमने ऐप राउटर को ही स्टडी करना है। तो आपने जब भी प्रोजेक्ट नेक्स्ट का क्रिएट करना है तो मेक श्योर आप उसमें ये ऐप राउटर को यस करें। उसके बाद वुड यू लाइक टू कस्टमाइज या डिफॉल्ट इंपोर्ट्स। आप डिफॉल्ट इंपोर्ट्स को कभी भी कस्टमाइज नहीं करते, आप इसे नो रखेंगे। तो ये क्रिएट करने के बाद आपके पास क्या होगा, एक सिंपल आपके पास एक नेक्स्ट का क्या हो जाएगा, एक प्रोजेक्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास एक नेक्स्ट का एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। मैं इसे कुछ टाइम लगता है क्रिएट होने के लिए, हम इसे क्रिएट होने देते हैं। ओके, तब तक हम यहाँ पे फीचर्स पढ़ लेते हैं कि नेक्स्ट जेएस के अंदर क्या क्या है। सबसे पहला फीचर है राउटिंग का, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि राउटिंग आपके पास क्या है। File system based route built on the top of server components, that supports layouts, nested layouts। ये आपके पास राउटिंग है। रेंडरिंग क्या है यहाँ पे, क्या रेंडरिंग, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड रेंडरिंग। क्लाइंट साइड जो अभी आपको वेब ब्राउजर यहाँ पे नजर आ रहा है, ये आपके पास जो सिस्टम है वहाँ पे आगे जो चीज़ रेंडर होती है वो क्लाइंट साइड पे होती है। सर्वर साइड पे क्या होता है, जब जैसे आपकी क्वेरी करते हैं और यहाँ से जो आपके पास यहाँ से डाटा आ रहा है, ये सारा सर्वर से आ रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्टोर हुई हैं, कहीं ना कहीं से आ रही हैं। तो ये आपके पास क्या एक सर्वर साइड रेंडरिंग है कि आपके पास ये सर्वर्स में से सारा डाटा आ रहा है।
और उसके बाद डायनेमिक राउटिंग होती है, रन टाइम पे आपके पास पेजेस वगैरह जनरेट होते हैं। उसके बाद इसका जो फीचर है वो डाटा फेचिंग का फीचर है। उसके बाद इसका स्टाइलिंग का फीचर है हमारे पास। और स्टाइलिंग के लिए इसने बताया हुआ है कि आपके पास पोल या प्रेफरेंस स्टाइलिंग मेथड्स इंक्लूडेड सीएसएस मॉड्यूल्स, टेलविंड सीएसएस एंड सीएसएस इन जावास्क्रिप्ट, कि आप सिंपल जावास्क्रिप्ट में भी इसमें काम कर सकते हैं। इसके अंदर आप टेलविंड सीएसएस के अंदर भी काम कर सकते हैं, और इसके अंदर आप मॉड्यूल्स के अंदर भी क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्टिमाइजेशंस है। ऑप्टिमाइजेशन इसमें प्रोवाइड की है, किस किस चीज़ की ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड की गई है। आपको इमेज की ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड की गई है, फॉन्ट्स की ऑप्टिमाइजेशन की गई है, आपके पास स्क्रिप्ट की ऑप्टिमाइजेशन है। इस तरह की डिफरेंट कैशेस की इसकी इंप्रूवमेंट है, और इस तरह की डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन जो है आपको वो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। और सेकंड आपके पास क्या है, इम्प्रूव टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट फॉर द टाइपस्क्रिप्ट विद बेटर टाइप चेकिंग के, क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट को यूज इस वजह से क्या करते हैं कि हम उसमें कोई जो है उसकी टाइप वगैरह ऐड कर सकें, टाइपिंग कर सकें, क्योंकि हमारे पास रन टाइम पे मिनिमल एरर्स आए। तो ये चीज़ें हैं। हमने जो स्टडी किया था, हमने वो राउटिंग को स्टडी किया था। हम राउटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को स्टडी करके आना था, जो कि अभी भी आपके स्टिल असाइनमेंट है, आप वो करके आएंगे कि राउटिंग क्या होती है, इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं, इसमें ये लेआउट की फाइल क्या करती है, पेज की फाइल क्या करती है, लोडिंग की फाइल क्या करती है, ग्लोबल एरर की फाइल क्या करती है, और आपके पास ये कंपोनेंट हायरार्की है या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं आपके पास, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं। ओके। तो मेरे पास ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद अब आपने अपने प्रोजेक्ट को क्या करना है, चलाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा CD, और जो मेरे प्रोजेक्ट का नेम था जैसे कि Next 14 था, मैं Next 14 लिखूंगा, और ये अब मेरी चेंज डायरेक्टरी हो जाएगी यहाँ पे CD Next 14 प्रोजेक्ट्स। मैं इसे एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे कमांड लिखनी है, कोड स्पेस और डॉट। ये कमांड क्या करेगी, आपका जो प्रोजेक्ट होगा, आपका प्रोजेक्ट VS कोड के अंदर ये कमांड आपका प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली ही ओपन कर देगी। आप कहीं भी हो, जैसे ही आप अपने टर्मिनल के ऊपर कोड स्पेस और डॉट लिखेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका प्रोजेक्ट जो होगा वो VS कोड के अंदर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका कोड VS कोड के अंदर ओपन हुआ है, अब आपने इस प्रोजेक्ट को क्या करना है, रन करना है। तो रन करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल आपने टर्मिनल पे जाना है, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है, और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास, अगर तो आपने फर्स्ट टाइम टर्मिनल क्लिक, अगर आप फर्स्ट टाइम Next.js का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं या आपने टर्मिनल फर्स्ट टाइम ही किया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट विंडोज के अंदर यहाँ पे जो ZSH लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है पावर शेल। तो आपने पावर शेल से VSH के अंदर जाना है, तो आपने ये जो प्लस के आइकॉन है, इसके साथ आपके ड्रॉप डाउन एरो है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आपने यहाँ पे लिखना है सेलेक्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल। जैसे ही आप सेलेक्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल करेंगे, क्योंकि मैक के अंदर दो तरह की प्रोफाइल होती है, एक बैश होती है और एक ZSH होता है, तो हम ZSH को यूज करते हैं। लेकिन विंडो यूजर्स के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगी, CMD की कमांड प्रॉम्प्ट जिसमें लिखा होता है, या आपके पास पावर शेल और या आपके पास जावास्क्रिप्ट का बंडल है। तो आपने वहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद आपने दोबारा इस टर्मिनल को क्या करना है, डिलीट कर देना है। नेक्स्ट टाइम जब आप अपना टर्मिनल ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पावर शेल की बजाय जो डिफॉल्ट टर्मिनल आपने सेलेक्ट किया था, आपका वो टर्मिनल का यहाँ पे नाम लिखा होगा। अगर आपने CMD सेलेक्ट किया था तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे CMD लिखा होगा मेरा, क्योंकि ZSH है तो मुझे यहाँ पे ZSH ही नजर आ रहा है। उसके बाद आपने अपने प्रोजेक्ट को रन करना है, आपने npm run dev। जब भी आप अपने सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं तो आपने हमेशा क्या करना है, इसको npm run dev के साथ ही रन करना है, और आपने हमेशा कभी भी npm स्टार्ट नहीं करना, आपने इसे हमेशा npm run dev करना है। जैसे ही डेव करेंगे आपके पास कोई एरर नहीं आया, कुछ चीज़ें नहीं आई, अगर इन केस अगर आपके पास एरर आता है, आपका प्रोजेक्ट रन नहीं होता, या आपके पास वो देता है कि SWR नहीं मिल रही, तो आपको वो सजेशंस भी देगा साथ में। आपने सजेशंस को फॉलो करना है कि आप अपने सिस्टम्स के अंदर ये चीज़ें इंस्टॉल करें, ये पैकेजेस यूज़ करें, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा। अगर इन केस वो रन नहीं होता, हाँ, तो इसमें क्या होगा, जो आपके पास नहीं रन होता, तो आपने टर्मिनल को फॉलो करना है। आप मोस्टली ये होता है कि आपके पास npm की कैशेस होती हैं, जिसको आपने डिलीट करना होता है, और डिलीट करने के बाद आप क्या करते हैं कि उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपका प्रोजेक्ट, अगर आप सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो आपका प्रोजेक्ट हमेशा रन होगा। अब आपने अपने प्रोजेक्ट को देखना है। देखने के बाद आपने इस प्रोजेक्ट को ओपन करना है। जो आपने अभी कोई चेंजेस आपने नहीं, कहीं कोई भी कुछ भी नहीं किया, आपने एज इट इज वो सारी चीजें देखनी है। तो आपके पास एक डिफॉल्ट क्या आएगा, टर्मिनल आएगा। मेरे पास क्योंकि ब्लैक आ रहा है, क्योंकि मेरे विंडो का जो थीम है वो ब्लैक है, डार्क थीम में है। और आपके पास जो थीम, अगर आप विंडो यूजर हैं तो मे बी आपका, अगर आपका वाइट है तो आपको वाइट बैकग्राउंड नजर आएगा। मैं यहाँ पे अगर अपना
थीम चेंज कर देता हूँ, जैसे कि सिस्टम प्रेफरेंसेस के अंदर है और मेरा जो थीम है मैं लाइट कर देता हूँ, तो अब मेरे पास जो व्यू आएगा वो लाइट कलर आएगा, क्योंकि ये टेलविंड सीएसएस आपका बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम का थीम होता है उसी को हम क्या करते हैं वो फॉलो करते हैं। तो मैं इसे वापस डार्क कर देता हूँ। बहुत रोशनी हो गई है यार, कहाँ से डार्क होना है। हाँ, डार्क। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये डार्क आ जाएगा क्योंकि आपके पास सिस्टम्स है। उसके बाद अगर आपने कोई चेंजेस करनी है तो यहाँ पे लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड बाय एडिंग, कि आपने एसआरसी के अंदर जाना है, ऐप के फोल्डर के अंदर जाना है और आपने यहाँ पे पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल के अंदर कोई चेंजेस करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएंगे, जो भी चेंजेस आप यहाँ पे करेंगे तो आपके वहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। जैसे कि मैं जा रहा हूँ एसआरसी में, एसआरसी के अंदर मैं ऐप फोल्डर के अंदर गया और वो मुझे बता रहा है कि पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ कि किसी भी डिव के अंदर मैं लिख देता हूँ या यहीं पे लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि हेलो आई एम नेक्स्ट जेएस 14। मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, ठीक है। मैंने इस फाइल को क्या किया, सेव किया है। जैसे इस पर मैं फाइल को सेव करूंगा तो यहाँ पे देखिए मैंने वहाँ पे जो भी लिखा है मेरे पास क्या हो रहा है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे चेंजेस किए हैं तो वो मेरे पास क्या हो रही है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का मोस्टली यहाँ पे इशू आता है, क्योंकि मैंने क्लास में ये चीज़ बताई थी कि आपने एसआरसी फोल्डर के अंदर आपने क्या करना है, फोल्डर बनाना है। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आप यहाँ पे ऐप को सिलेक्ट करते हो, यहाँ से आप फोल्डर क्रिएट करते हो, तो वो आपका फोल्डर ऐप फोल्डर के अंदर बनेगा, वो आपका एसआरसी में नहीं बनेगा। तो आपने क्या करना है, हमेशा एसआरसी के अंदर फोल्डर बनाना है। तो उसके लिए आपने मेक श्योर कि आप एसआरसी को सिलेक्ट करें। एसआरसी सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे फोल्डर बनाएं जिसका नाम मैं रख देता हूँ कंपोनेंट्स। इसके अंदर डिफरेंट चीजें हम रख के देखेंगे बाद में कभी। तो मैंने क्या किया, ऐसे कंपोनेंट्स के फोल्डर में क्या किया, ऐसे बना दिया। लेकिन अगर मैं अब आपके पास यहाँ पे दो फोल्डर्स आपको नजर आ रहे होंगे, ऐप का फोल्डर है, एक आपके पास कंपोनेंट्स का फोल्डर है। तो बेसिक दिस इज अ बेसिक जो आपके पास है कि नेक्स्ट.जेएस का एक प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होता है, कैसे आपने इसे यूज करना है और क्या चीजें करनी है। आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, वेल एंड गुड। उसके बाद आपने क्या करना है कि अब आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, वो है आपके पास वर्सल पे। आपने वर्सल पे जाना है, बिल्कुल नया अकाउंट है मेरे पास और मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, वर्सल के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे बता रहा है, वो यहाँ पे कह रहा है कि लॉगिन या साइन अप। फर्स्ट टाइम जब आप जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसे हमेशा साइन अप करेंगे। अगर आप साइन अप नहीं करेंगे तो आपका वो लॉगिन भी नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे क्या क्लिक कर रहा हूँ, साइन अप पे क्लिक कर रहा हूँ। साइन अप पे क्लिक करने के बाद मुझसे पूछता है कि आपने ये प्रो प्रो अकाउंट बेसिकली आपका पेड अकाउंट होता है, और हॉबी आपका मतलब होता है कि पर्सनल प्रोजेक्ट्स इस तरह की चीजें करने के लिए आप यूज करते हैं। और मैं यहाँ पे लेके देता हूँ कि नेक्स्ट, नेक्स्ट टेल मेरा नाम है। मैं क्वेश्चंस आपके लेता हूँ यहाँ पे, 2 मिनट ज़रा। ओके, अकाउंट मुझे क्रिएट करने दें, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस जो है वो देता हूँ। यहाँ पे आपने अपना नेम यहाँ पे डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, कंटिन्यू। आप जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आती हैं कि आपने कंटिन्यू विद गिटहब करना है, या आपने कंटिन्यू विद गिट लैब करना है, या आपने बिट बकेट। तो आपने हमेशा इसे गिटहब के साथ ही करना है, क्योंकि हमने गिटहब को ही यूज़ करना होता है हर जगह। और हम अपने जितने भी मैसेजेस या मतलब अकाउंट्स कहीं पे भी क्रिएट करते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट, या तो हम गूगल से क्रिएट करते हैं या हम अपने से गिटहब के साथ करते हैं। तो मैं ऐसे गिटहब के साथ क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे गिटहब के साथ क्रिएट करूंगा तो मेरे पास एक विंडो ओपन होगी, वो ये कहेगा कि वर्सल वर्सल बाय वर्सल वुड बी लाइक टू परमिशन। तो आपने इसे कैंसिल नहीं करना, आपने इसे क्या करना है कि आपने इसे ऑथराइज वर्सल कहना है कि अब मैं इसे वर्सल को ऑथराइज कर रहा हूँ कि भाई मेरे गिटहब के साथ ये अकाउंट क्या हो जाए, वो अथेंटिकेट हो जाए। तो जैसे ही अथेंटिकेट होगा तो आप देखें कि मेरा अकाउंट क्या हो गया, वर्सल के ऊपर भी क्रिएट हो गया। अगर आप सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे, कोई चीज मिसमैच नहीं करेंगे, तो ना तो अकाउंट आपका ब्लॉक होगा। अगर आपका अकाउंट तब ब्लॉक होता है जब आप कभी आप उसी ईमेल के साथ आप ईमेल से ट्राई कर रहे होते हैं, या आपने गिटहब का अकाउंट कहीं और पे लॉगिन किया होता है, या आप रन टाइम पे गिटहब को लॉगिन कर रहे होते हैं। देन इस केस में आप वर्सल का जो एआई है वो डिटेक्ट करता है कि आपके लिए जो ये एक्टिविटी है सस्पिशियस है, तो उसे क्या करता है कि वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देता है। तो अगर मैंने अभी न्यू ईमेल थी, मैंने कभी इसमें कुछ भी नहीं बनाया, सही चीजें आपके सामने क्रिएट किया, तो मेरे पास कोई एरर नहीं आया, वो कर रहा है। उसके बाद वो क्या कर रहा है कि इंस्टॉल गिटहब रिपोजिटरीज। आपने यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है कि भाई मैं अपनी गिटहब के ऊपर वर्सल को भी इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे पूछ रहेगा कि आपने सारी प्रो जितनी भी रिपोजिटरीज आपने पब्लिश की हुई हैं, सब रिपोजिटरीज के अंदर आपने इसको क्या करना है, पब्लिश करना है, या आपने किसी भी कस्टम, मैं कह रहा हूँ कि भाई आपने
सब के अंदर क्या करना है, यहाँ से पब्लिश कर देना है। तो यहाँ पे मेरे पास गिटहब के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मेरा अकाउंट सिंक है, तो यहाँ पे गिटहब के ऊपर मेरे पास यहाँ पे कोई भी रिपोजिटरी नहीं है। तो मेरे पास वर्सल के अकाउंट के ऊपर भी क्या कह रहा है, वो यहाँ पे कोई भी रिपोजिटरी मुझे यहाँ पे शो नहीं कर रहा कि भाई आपके पास यहाँ पे वर्सल के ऊपर कोई रिपोजिटरी नहीं है। ये आपके पास उसका सेकंड स्टेप था। जैसे कि मैं गिटहब स्लैश पेनावर्स पे जाऊँ, ठीक है, लर्न नेक्स्ट जेएस के किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं यहाँ तक। ओके, तब तक मैं जितना हमने काम किया है उसको मैं बता देता हूँ। हमने हेलो वर्ल्ड किया है, हमने ये सारी चीज़ें की हैं। हमने ये नेक्स्ट 13 हेलो वर्ल्ड, क्रिएट नेक्स्ट ऐप, अभी हमने ये चीज़ रिटर्न नहीं की क्योंकि हमने उसी को लेके चल रहे हैं। उसके बाद हमने इसे npm रन डेव किया है। उसके बाद आपने वर्सल के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। हमने अपना वर्सल के ऊपर अकाउंट भी क्रिएट कर लिया। उसके बाद वो कह रहा है कि आपने वर्सल को ग्लोबली अपने सिस्टम के अंदर क्या करना है, इंस्टॉल करना है। मैं इस स्टेप को फॉलो करता हूँ और मैं यहाँ पे अपने सिस्टम्स के अंदर आके वर्सल को क्या करता हूँ, ग्लोबल कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे वर्सल का है वो ग्लोबली क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगर हो जाएगा। रोहाना आपका क्वेश्चन है, तब तक आप पूछ लें जब तक ये पैकेज इंस्टॉल होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर मेरा वर्चुअल का अकाउंट ब्लॉक हो गया और उसको दोबारा रीओपन कैसे करना है? ओके, अगर इन केस अगर आपका वर्सल का अकाउंट ब्लॉक हो गया तो आपने इनकी हेल्प पे जाना है, ठीक है। हेल्प के ऊपर जाके यहाँ पे ठीक। मे बी इनके कुछ चैनल चैनल वगैरह यहाँ पे होते हैं, जैसे कि इश्यूज हैं या डिस्कशंस हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। अदरवाइज यहाँ पे आप सर्च लिखें अकाउंट, अकाउंट ब्लॉक्ड, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकाउंट ब्लॉक के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। अदरवाइज इनकी जो ईमेल है वो है, मैं यहाँ पे आपको ईमेल उनकी दिखा भी देता हूँ कि मैंने काफ़ी दफ़ा ईमेल की हुई है, मेरे भी अकाउंट शुरू में ब्लॉक हुए थे। तो उनकी जो ईमेल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पेड़ बाद में मारिएगा। आ, यहाँ पे आपने ईमेल लिखनी है, तो यहाँ पे ईमेल के अंदर आपके पास आता है वर्सल @ रजिस्ट्रेशन है, आई थिंक registration.com। हाँ, यही आपकी ईमेल है। आपने यहाँ पे ईमेल पे लिखना है और आपने यहाँ पे ईमेल कर देनी है। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा कि आपने आपको ईमेल नहीं लिखनी आ रही, उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने चैट जीपीटी पे जाना है। चैट जीपीटी पे जाके आपने यहाँ पे लिखना है कि भाई मैंने मुझे ईमेल भी नहीं लिखनी। यहाँ पे आपने लिखना है अकाउंट ब्लॉक, या अगर आप चैट जीपीटी जाएँ तो उससे भी लिखना है कि माई वर्सल अकाउंट इज, ये टाइप नहीं कर रहा, माई वर्सल अकाउंट इज ब्लॉक द हाउ टू राइट आई ईमेल टू द वर्सल सपोर्ट टीम। तो आपको चैट जीपीटी बिल्कुल अच्छी सी चीज़ें लिख के दे देगा। माई वर्सल अकाउंट इज ब्लॉक्ड, need to write an email to support team for unblocking। ओके, तो ये अवर्सल आपको क्या, चैट जीपीटी आपको बिल्कुल एक अच्छी सी प्यारी सी मक्खन लगा के आपको एक ईमेल लिख के दे देगा। आपने वो ईमेल इससे लिखवानी है और आपने इसको क्या करना है कि यहाँ पे कॉपी करना है, अपने ईमेल के अंदर आना है, इसको कॉपी पेस्ट करना है और इसको चेंज करना है। आपने अपने अकाउंट का यहाँ पे नेम लिखना है, यूज़र नेम लिखना है, इन्फॉर्मेशन लिखनी है और उनको ईमेल कर देनी है। और वो यहाँ से ईमेल पढ़ के आपका अकाउंट विद इन द 48 आवर्स या समथिंग टाइम, ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन आपका वो अकाउंट क्या करेंगे, अनब्लॉक कर देंगे। तो आप दोबारा वहाँ से जाके लॉग इन कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे मेरा वर्सल का जो पैकेजेस है वो इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि
उसके बाद मैंने वर्सल को चेक करना है कि वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ, तो मैं क्या लिखूंगा, वर्सल -v। तो यहाँ पे मुझे वर्सल का वो लॉगिन बता देगा कि आपके सिस्टम्स के अंदर एक वर्सल का पैकेज इंस्टॉल हुआ है जिसका वर्जन है वो आपके पास 28.14 है, और आपने इसके क्या करना है, वर्सल को यहाँ पे डिप्लॉय करना है। ओके जी नदीम साहब, आपका क्वेश्चन है। हेलो। सर मेरा सवाल तो ये था कि क्या नाम है जी सर, आवाज़ आ रही? जी जी सर सवाल ये था कि जो आपने बताया था गिट हब के बारे में सर, जी और जी। गिट और गिट हब दोनों में आपने फर्क भी बताया था, मगर सर एक चीज़ और नई अभी आई है, गिट हब डेस्कटॉप। सर उसका वो बेसिकली, क्या फ़ायदा है गिट हब के? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपका क्वेश्चन है। बेसिकली आप जैसे कोई चीज़ बनती है तो आगे उसको यूज़ करने का डिफरेंट टूल्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। आप गिटहब को यूज़ कर लें। आप जैसे कि मेरे सिस्टम्स के अंदर ये सोर्स ट्री है, मैं गिटहब को यूज़ नहीं करता, मैं सोर्स ट्री को यूज़ करता हूँ। तो ये एक डिफरेंट यूआई प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसके बैकएंड पे वो गिट को ही इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन जो आपने कमिट मैसेज वहाँ पे गिटहब डेस्कटॉप में करना होता है, आप वहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। वो सिर्फ आपको कमिट मैसेजेस के लिए हेल्प करते हैं। अदरवाइज आपको कोई भी डेस्कटॉप करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है कि आपने सिंपल जैसे वीएस कोड लिखते हैं ना, तो वीएस कोड के अंदर बिल्ड इन आपके पास कमिट मैसेज होता है। यहाँ पे कमिट्स हो रही होती हैं, सारी चीजें होती हैं। फर्स्ट टाइम अगर आपकी रिपोजिटरी इनिशियलाइज नहीं है तो आपके पास यहाँ पे बटन भी आएगा इनिशियल रिपोजिटरी, तो आप अपनी रिपोजिटरी को इनिशियलाइज भी करेंगे। उसके बाद जैसे आपको फर्स्ट टाइम कोई कमिट मैसेज लिखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि इनिशियल इनिशियल नेक्स्ट JS 14 प्रोजेक्ट। अगर मैंने यहाँ पे अभी गिट के साथ अगर मैंने वीएस की कोई इंटीग्रेशन नहीं की तो वो यहाँ पे कमिट में अभी कमिट करने देगा, लेकिन जैसे ही मैं कमिट करूंगा तो आपको कमिट करेगा। जैसे आप पब्लिश ब्रांच करेंगे ना, तो वो आपको बताएगा कि भाई आप जो ब्रांच पब्लिश करना चाह रहे हो ना, ये नहीं हो सकती क्योंकि अभी आपने अपने अकाउंट को वीएस के साथ कॉन्फ़िगर ही नहीं किया। तो वो एक लिंक आएगा, आप लिंक पे क्लिक करेंगे, उसी तरह आप वीएस कोड के ऊपर रीडायरेक्ट होंगे एक वेबसाइट के ऊपर, वहां से रीडायरेक्ट हो गया वापस वीएस कोड के अंदर आएंगे। तो जिस रिपोजिटरी से आप लॉगिन करेंगे, अभी क्योंकि मैं अपनी मेन रिपोजिटरी के साथ ही मैंने अकाउंट को लॉगिन किया हुआ, तो इसलिए वो जहाँ से तैयब दे रहा है, तो वो आपको यहाँ पे जो रिपोजिटरी है वो उसको क्या करने देगा, आप पब्लिश करने देगा। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ कि आपने इसको प्राइवेट रेपो को क्या करना है, पब्लिश करना है। तो आपने प्राइवेट रेपो को क्या किया, पब्लिश किया। और ये क्या हो जाएगा, जैसे मैं इसे पब्लिश करूंगा तो मैं अपने गिटहब के अकाउंट में जाऊंगा। ठीक है, मैंने वहां से कमिट किया है और वहां से पब्लिश किया है। और यहाँ पे आपको मैन्युअली पहले से रिपोजिटरी को क्रिएट करना, उसके बाद उसको लिंक करना, सोर्स ट्री के अंदर जाके उसे लेके आना, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल वहाँ पे जाएं और यहाँ पे रिपोजिटरीज पे जाएं। अभी जो कि मैंने रिपोजिटरी 14, ये देखें नेक्स्ट 14 प्रोजेक्ट, ये भी मैंने कमिट किया है और ये मेरे पास आ भी गया है। मेरा कोड गिट के ऊपर भी क्या हो गया, चला भी गया। अगर आपने अपनी असाइनमेंट को सबमिट करवानी है तो आप अपनी रिपोजिटरीज को क्या करते हैं, पब्लिक करते हैं। आप यहाँ से लिंक कॉपी करेंगे, अपनी असाइनमेंट का सबमिशन का लिंक देंगे और वहाँ पे जाके से सबमिट करवा देंगे। बस इतना गिट का काम है अभी के लिए। बाकी गिट के अंदर रीबेसिंग क्या होती है, मर्जिंग क्या होती है, पुल क्या होता है, पुश क्या होता है, जब हम गिट की डिटेल्स में जाएंगे ना, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। फॉर नाउ काम के लिए आपको गिट का इतना ही पता है कि गिट मैसेज एक आपके पास वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स होता है जो डिफरेंट फाइल्स के बिटवीन ट्रैक करता है कि भाई इस फाइल में ये चेंज हुआ है, इस फाइल में ये चेंज हुआ है, इस फाइल में ये चेंज हुआ है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कमिट किया है और कमिट करते हुए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था हेलो आई एम नेक्स्ट 14, मेरे पास यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने इसे रिमूव किया तो गिट क्या कर रहा है, ट्रैक कर रहा है। वो ट्रैक करके मुझे बता रहा है कि भाई इस फाइल के अंदर यहाँ पे ये चीज थी और आपने ये चीज क्या की, रिमूव की है। क्यों? क्योंकि वो इसे ट्रैक कर रहा है और ट्रैक करके मुझे बता रहा है कि इस फाइल के अंदर ये चीजें आपने क्या की हैं, चेंजेस की हुई हैं। अगर तो आप वो करेंगे तो आपके पास वो चलता रहेगा, अदरवाइज आपके पास क्या करेगा, एरर आ जाएगा। ओके, सेकंड यहाँ पे मैंने एक चीज़ यहाँ पे गलत था, यहाँ पे नहीं बताई कि आप जैसे नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं तो आपने बंडलर की बजाय यहाँ पे आपने नोड करना है, सिर्फ और सिर्फ नोड। बाय डिफॉल्ट ये आपको बंडलर होता है, लेकिन आपने इसे नोड करना है, अदरवाइज आपके पास क्या आएगा, एरर आएगा। और जो कि आपके हर पेज के ऊपर भी आएगा। लेकिन ये आपने टीएस कन्फिग के अंदर करना है और ये आपने सिर्फ नेक्स्ट के प्रोजेक्ट के अंदर ये चेंजेस करनी है सिर्फ। इसके अलावा नेक्स्ट के प्रोजेक्ट के अंदर कोई चेंजेस नहीं करनी। ओके। और सर, जी जी। सर ये एक चीज बता दें, ये प्रोजेक्ट के अंदर जो रीडमी वाली फाइल होती है ये किस लिए होती है हमारे लिए ये पास, ये गिट हब के ऊपर देखें, यहाँ पे आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाते हैं तो आप यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखते हैं और आपने यहाँ पे बताया होता है कि भाई ये यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट को कैसे रन करना है। आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे चलेगा। मैंने इसके अंदर ये चीज़ इंस्टॉल की हुई है, जैसे कि अगर मैं अपने किसी प्रोजेक्ट की रीडमी के दिखाऊँ, जिस प्रोजेक्ट में अगर हम कभी काम कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर,
तो जैसे ये रिपोजिटरीज हैं, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ये शॉपिफाई का एक टेम्पलेट है, तो मैंने एक रीडमी बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि भाई प्रोजेक्ट का सेटअप कैसे करना है। आपने पहले ये पैकेज इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपने पीएमपी रन डेव करना है, ये आपके पास एक पार्टनर का अकाउंट है, आपने ये लेके चलना है, उसके बाद इसके कोडिंग करने के रूल्स क्या है, इस तरह की जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी आप अपने प्रोजेक्ट रिपोजिटरीज के अंदर क्या लिखते होते हैं। तो ये रीडमी की फाइल होती है जो कि गिटहब के ऊपर नजर आती है आपको। और सर इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, और क्या ये हमें नहीं खुद भी करे, बनाना पड़ेगा, ये नहीं, ऑटोमेटिकली खुद बनता रहता बाय है? डिफॉल्ट एक रीडमी क्रिएट करता है। अगर आपका प्रोजेक्ट ऐसा जिसमें आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह प्रोवाइड करनी है, जैसे कि यहाँ पे देखें हेलो वर्ल्ड के, ये भी एक रीडमी है, यहाँ पे देखें मैंने चलो नेक्स्ट 13 लिखा हुआ, सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस इस तरह होती है जो आपने यूजर को दिखानी है। अगर ये जरूरत है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप ना करें इसमें। ओके, तो और इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है? जी मिस। हाँ। सर ये वर्सल के ऊपर ना लास्ट टाइम क्लास में ना आपने बताया था डिप्लॉयमेंट के हवाले से जी जी, मैनुअली, वो आपने करा दी या अब कराएंगे? मैं मैनुअली करवाने लगा हूँ रिपीट। अभी, मैं करवाने लगा हूँ वो। शुक्रिया, थैंक यू। ओके, तो आपने क्या करना है, एम वर्सल को इंस्टॉल करना है। तो मैंने भी यहाँ पे क्या किया है, इस स्टेप को फॉलो किया है। मैंने npm i वर्सल किया है, तो मैंने वर्सल के ऊपर जाके इसको क्या किया, पैकेज को इंस्टॉल किया है। जैसे आप उस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे वर्सल के ऊपर डिप्लॉयमेंट करने के दो वेज हैं, एक मैनुअल वे है और एक आपके पास ऑटोमेटिक गिटहब के थ्रू है। हम पहले मैनुअल को देखेंगे फिर हम गिटहब को देखेंगे। तो आप अपने प्रोजेक्ट में आके वर्सल को यहाँ पे कमांड को कॉपी करना है, आप वर्सल लिखेंगे। वर्सल पे लिखने के बाद जैसे कि यहाँ पे ये बहुत ज्यादा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं इसे, मैं इसे खत्म ही कर रहा, यहाँ पे आपने इसे क्या नहीं लिखना, आपने जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट रन हो रहा है, जिस प्रोजेक्ट में आपका अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ है, जैसे कि यहाँ पे था वर्सल नेक्स्ट जेएस का, मैं यहाँ पे वर्सल लिखूंगा, वो मुझे ये कह रहा है कि आपने सेटअप एंड डिप्लॉय, कि आप अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करना चाह रहे हो, डिप्लॉय करना चाह रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि यस, आपने वाई करना है। वो मुझसे पूछेगा लोडिंग स्कोप, क्योंकि मेरा अकाउंट प्रो भी है और हॉबी के अंदर भी है, तो मेरे पास डिफरेंट स्कोप है। तो आप बाय डिफॉल्ट आप जब फर्स्ट टाइम क्रिएट करेंगे तो आपके पास एक ही स्कोप आएगा जो कि आपका नेम है। तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आपने जहाँ से तैयब वाले स्कोप में जाके इसे डिप्लॉय करना है। वो मुझसे पूछ रहा है कि लिंक टू एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, भाई आपने मे बी वर्सल के ऊपर एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ हो और आप उस प्रोजेक्ट को इस प्रोजेक्ट के साथ लिंक करना चाह रहे हैं। नहीं, हमने अभी बिल्कुल नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और इसको वर्सल के साथ क्या करना है, लिंक करना है। तो मैं यहाँ पे नो करूंगा। वो मुझसे पूछ रहा है कि व्हाट इज योर प्रोजेक्ट नेम, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि नेक्स्ट 14 प्रोजेक्ट, यही मेरे नेक्स्ट 14 प्रोजेक्ट का नेम है। वो कह रहा है कि आपका कोड किस लोकेशन में वेरीफाई है। बाय डिफॉल्ट जब आपके पास एक फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे होते हैं तो जो आपका कोड होता है वो आपका उसी जगह होता है जो कि आपकी मेन डायरेक्टरी के अंदर। तो आपने इसे चेंज नहीं करना, आप इसे क्या करते हैं, .src कर देते हैं। सेटिंग अप प्रोजेक्ट, ये आपके प्रोजेक्ट को क्या करेगा, लिंक करेगा, इसे टाइम लगेगा। अब अपलोडिंग करने के बाद वो ये कह रहा है कि वुड यू लाइक टू मॉडिफाई दी सेटिंग्स, मैं नो करूंगा, मैं कोई मॉडिफाई नहीं करनी। वो क्या करेगा, मेरे प्रोजेक्ट को उसके बाद क्या करेगा, डिप्लॉय करेगा। डिप्लॉय करने के बाद वो मुझे बता रहा है कि जो आपका प्रोजेक्ट हो रहा है उसका ये लिंक है, और यहाँ पे वो बता रहा है बिल्डिंग। बिल्डिंग का मतलब होता है कि जब भी आपका प्रोजेक्ट कोई डिप्लॉय होता है उससे पहले उसकी बिल्ड बनती है। अगर तो आपकी बिल्ड 100% बनी है, उसमें कोई एरर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ही आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय होगा। अगर तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर कोई एरर है या बिल्ड के दौरान कोई एरर आता है या कोई सी चीज नहीं मिलती, तो आपका प्रोजेक्ट कभी भी डिप्लॉय नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी आप वर्सल पे डिप्लॉय करते हैं तो हम मेक श्योर ये करते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट को पहले लोकल बिल्ड बनाएं। बिल्ड कैसे बनाते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। अभी ये बिल्ड बना लेता है। तो अब इसने क्या किया, वर्सल के ऊपर ये गया है और यहाँ पे इसने जाके मुझे दिखा दिया कि भाई इस लिंक पे जाओ, और इस लिंक के ऊपर मैंने जो आपका प्रोजेक्ट है ना वो क्या किया, डिप्लॉय किया। हमने यही वाला कोड अभी डिप्लॉय किया था जिसपे लिखा हुआ था कि नेक्स्ट जेएस, और अभी मैंने इसके अंदर हेलो फ्रॉम द नेक्स्ट जेएस रिमूव कर दिया था, तो मेरे पास ये क्या हो गया, डिप्लॉय हो गया। ओके, अब आपने अगर लोकल बिल्ड बनानी हो तो आपने क्या करना है, सिंपली जिस तरह आप अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं, आपने टर्मिनल को क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद आपने npm रन बिल्ड, अगर आप लोकल काम करें तो आपने npm रन बिल्ड, मैंने क्या किया, बिल्ड किया है। तो ये क्या करेगा कि आपके टर्मिनल के ऊपर आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताएगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले एक ऑप्टिमाइजेशन बिल्ड बना रहा हूँ, आपकी एक प्रोडक्शन की क्या बना रहा हूँ, ऑप्टिमाइज बिल्ड बना रहा हूँ।
आपका आपके पास कोई एरर नहीं है, वो कंपाइल होगी, उसके बाद वो चेक करेगा कि भाई इसके अंदर कोई टाइप के एरर तो नहीं है। भाई मेरे पास कोई टाइप के एरर नहीं है। वो क्या कर रहा है, आपके पेजेस को डाटा कलेक्ट कर रहा है और आपके पास क्या बना रहा है, जनरेट स्टैटिक पेजेस, मतलब स्टैटिक बिल्ड बना रहा है। क्योंकि हमने अभी रेंडरिंग के अंदर देखा था कि आपके पास एक डायनामिक रेंडरिंग होती है और एक स्टैटिक रेंडरिंग होती है। बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट जेएस अब जो होता है वो स्टैटिक रेंडरिंग के साथ है, और वो ये बता रहा है कि भाई मैंने इतने पेजेस बनाए हैं, ये पेज है मेरे पास, और मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे अपलोड कर दिया, तो मेरे पास कोई एरर नहीं है। और ये एज इट इज जो चीज़ होती है आपकी वर्सल के ऊपर जाके क्या हो जाती है, वेरीफाई हो जाती है। लेकिन इन केस मैं यहाँ पे कोई डिप्लॉयमेंट कर रहा हूँ और मेरे पास यहाँ पे कोई एरर है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे कोई एरर है और मैं यहाँ पे दोबारा इसे डिप्लॉय करूँ और मैं यहाँ पे npm रन बिल्ड करता हूँ, तो वो मुझे यहाँ पे बिल्ड भी नहीं क्रिएट करने देगा और मुझे बताएगा कि भाई आपके इस लाइन पे, इस प्रोजेक्ट में जाके इस लाइन पे ये एरर है, उसे ये मॉड्यूल ही नहीं मिल रहा। जब मॉड्यूल नहीं मिल रहा तो आपकी वो बिल्ड भी नहीं बनेगी और आपका प्रोजेक्ट क्या होगा, डिप्लॉय भी नहीं होगा। तो ये था आपके पास एक मैनुअल वे, या आप मैनुअली अपने वर्सल के ऊपर अकाउंट, अपने प्रोजेक्ट को कैसे कर सकते हैं डिप्लॉय। और यहाँ पे ये स्टेप्स भी लिखा हुआ है आपका, आपने वर्सल लिखना और आपका ये ऑटोमेटिकली जाके यहाँ पे ये डिप्लॉय हो जाएगा, और यहाँ पे डिफरेंट जो है इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। अब आपके पास आ जाता है गिटहब के थ्रू। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट को गिटहब के, अगर आप अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे क्या किया, आपने डिप्लॉय किया हुआ है, तो जैसे क्योंकि अभी मेरे पास ये हॉबी का अकाउंट है, क्योंकि मैं अपने मेन अकाउंट से ही अब लॉगिन कर रहा हूँ। जो नया अकाउंट मैंने क्रिएट किया है, मैं उस अकाउंट के ऊपर नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैंने सबके सामने प्रोजेक्ट अभी बनाया था और उसको मैंने क्या किया था यहाँ पे डिप्लॉय, क्योंकि मेरा भी वो लिंक नहीं है, मैं इसी को ही लेके चलूंगा। तो आपने क्या करना है, अगर आपने ऑटोमेटिकली वे पे करना है कि भाई मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस करूँ, ठीक है, और मेरा प्रोजेक्ट क्या हो जाए, डिप्लॉय हो जाए गिटहब के थ्रू, तो आपने क्या करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है, प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, और प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको वो दिखाएगा कि भाई आपका ये अकाउंट है और इस अकाउंट के अंदर ये रिपोजिटरी, जैसे कि अगर मैं पैना क्लाउड पे जाता हूँ तो पैना क्लाउड की मेरे पास ये रिपोजिटरीज हैं। अगर मैं अपने अकाउंट पे जाता हूँ तो मेरे पास ये रिपोजिटरीज है। मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट जेएस 14, क्योंकि मैंने इसी रेपो को क्या किया अभी, डिप्लॉय किया है, मैं यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद मैं किसी भी फाइल में कोई चेंज नहीं करूंगा, मैं सिंपली सिर्फ डिप्लॉय का बटन पे क्लिक करूंगा, तो वो क्या होगा, मेरे पास ये प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, डिप्लॉय होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे वो देख रहा है इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज, वो देख रहा है कि भाई मैं यहाँ पे डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ, जो उसने वो चीज़ें करनी है डिप्लॉयमेंट के दौरान, वो सारी की सारी ये चीज़ें क्या करेगा, वो करता रहेगा। और अभी मैं यहाँ पे न्यू पे आ गया हूँ, जैसे कि मेरा वो प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर रहा था। हाँ, कहाँ पे गया डिप्लॉयमेंट, जैसे कि यहाँ भी इसको क्या कर रहा है कि डिप्लॉयमेंट कर रहा है, ठीक है, और इसकी डिप्लॉयमेंट अभी चल रही है। साइनिंग विद द डिफरेंट अकाउंट यूजर, ओके, मेरे वर्सल के दो अकाउंट्स अब मैं लॉगिन कर चुका हूँ, तो दोनों के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, उधर भी और इधर भी, ये लॉग आउट करने पड़ेंगे अकाउंट्स। खैर, ओके, नोट फाउंड, ओके यार, अगेन मैं दोबारा इसे डिप्लॉय कर देता हूँ प्रोजेक्ट्स। यही मसला होता है जब आप एक सिस्टम में वर्सल के मल्टीपल अकाउंट्स लॉगिन करते हैं। यहाँ पे रिपोजिटरीज आई, इंपोर्ट पे क्लिक किया मैंने, इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद मैंने डिप्लॉय पे क्लिक किया। मैं जैसे डिप्लॉय पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इनिशियल करेगा टास्क, और मेरी ये रिपोजिटरीज के अंदर जो जो स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, जो कि मैं वहाँ पे मैनुअली बताता हूँ, और यहाँ पे मुझे कोई भी चीज़ बताने की क्लिक नहीं, मैं सिर्फ रिपोजिटरी पे सिलेक्ट करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ, और इंपोर्ट करने के बाद वो क्या करता है, इसे डिप्लॉय कर देगा। ये कर देगा, अभी ये नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास डिफरेंट वर्सल के अकाउंट लॉगिन है, तो मेरे अकाउंट को वो ब्लॉक कर रहा है दोनों तरफ से। तो ये आपके पास इस तरह आप क्या करते हैं कि अपने सिस्टम्स के अंदर गिटहब के थ्रू आप क्या करते हैं, उसे मैनुअली क्या करते हैं, आप अपना डिप्लॉय करते हैं। मुझे ये अकाउंट लॉग आउट करना पड़ेगा, तो आप क्या करते हैं, उसे वर्सल के थ्रू जाके कर लें, या आप अपने मैनुअल वे से कर लें, या आप उसे गिटहब के थ्रू कर लें। किसी भी तरीके से आप कर लें तो आपका जो अकाउंट है वो वर्सल के ऊपर, जो प्रोजेक्ट है आपका, वो डिप्लॉय हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी का क्वेश्चन है?
नेक्स्ट क्लास में आप सब ने आने से पहले ये प्रोजेक्ट डिप्लॉय करके आना है। आपके पास Next.js का प्रोजेक्ट क्रिएट होना चाहिए, आपने उसे डिप्लॉय किया हो। अगर आपने कोई भी चेंजेस नहीं की, एज इट इज आपने डिप्लॉय करके उसका लिंक लेके आना है। आपको जो असाइनमेंट दी गई राउटिंग वाली, वो आपने पढ़ के आनी है। टेलवेंट क्या होती है वो आपने पढ़ के आनी है। जो मैंने रिएक्ट की बेसिक फीचर्स बताए थे कि आपको रिएक्ट का थोड़ा बहुत पता होगा, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसमें स्टेट्स क्या होती है। बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको डेफिनेशन बताओ कि व्हाट इज प्रोब। प्रोब क्या होता है कि पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डाटा को पास करना हम प्रोब कहते हैं। स्टेट क्या होती है? स्टेट एक कंपोनेंट की होती है जो कि चेंज होती रहती है। ये पता हो कंपोनेंट्स क्या होते हैं रिएक्ट के अंदर, कैसे बनाते हैं, ये मैंने क्लास के अंदर डिस्कस किया है। सिर्फ बिल्कुल बेसिक बेसिक सी पता हो, डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपने ये Next.js का जो आर्टिकल है, हाउ नेक्स्ट JS वर्क, ये इस आर्टिकल का मैंने आपको लिंक भी दिया हुआ है। इस आर्टिकल के लिंक को आपने पढ़ के आना है। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ये आपको सारी चीज़ें बताएगा कि डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, कंपाइलर क्या होता है। यहाँ से क्विक क्वेश्चंस भी आपसे पूछेगा। वो आपसे पूछेगा कि MCQs की आपकी तैयारी होती है। कंपाइलिंग कंपाइलिंग किसे कहते हैं, कंपाइलर क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारे आर्टिकल्स आपने क्या करके पढ़ के आने हैं। मिनीफाइंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट के अंदर होती हैं। इस आर्टिकल का मैंने आपको लिंक दिया हुआ है कि कैसे नेक्स्ट काम करती है, कैसे चीज़ बनती है, कैसे बिल्ड बनती है, कैसे कोड आपका स्प्लिट होता है। ये आपने स्टडी करके आना है नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। और इंशाल्लाह आपकी जो क्लास है वो 5 अक्टूबर को क्लास होगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी, आपको होपफुली जो आपकी क्लास है वो 5 नवंबर को ही और 5 नवंबर सॉरी 5 नवंबर सॉरी सही कह रहा हूँ, 5 नवंबर की आपकी क्लास होगी। ओके सर। ओके जी, चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर